शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाएं। विचार, क्रोध और भावनाएं रणनीति की दृष्टि से नुकसान पहुंचाती है। आपको हमेशा शांत और उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। स्वयं शांत रहते हुए अगर आप अपने शत्रुओं को गुस्सा दिला सकें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। अपने शत्रुओं को असंतुलित कर दें। उनके दंभ में कोई दरार खोजें जिसके द्वारा आप उन्हें हिला सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी बागडोर आपके हाथ में होगी। अगर संभव हो तो किसी के प्रति शत्रुता महसूस नहीं करना चाहिए। किसी से गुस्से में बोलना, शब्दों या हाव भाव से नफरत का प्रदर्शन करना अनावश्यक तो है ही, खतरनाक, मूर्खतापूर्ण और घटिया भी है। गुस्सा या नफरत कभी नहीं दिखाना चाहिए। आपको जो कुछ भी दिखाना हो अपने काम से दिखाएं। कर्म करते समय आपकी भावनाएं अधिक प्रभावी होंगी क्योंकि आपने किसी और तरीके से उनका प्रदर्शन नहीं किया है। सिर्फ ठंडे खून वाले जानवरों का काटना ही जहरीला होता है। शक्ति की कुंजी। गुस्सैल लोग आमतौर पर मूर्ख नजर आते हैं क्योंकि वे छोटे से कारण पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। वे चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं और अपनी चोट या अपमान को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करते हैं। वे अपमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और यह देखना मज़ेदार होता है कि वे हर चीज़ को व्यक्तिगत मान लेते हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि वे मानते हैं कि उनका गुस्सा शक्ति का प्रतीक है। सच्चाई इसके विपरीत है। चिड़चिड़ापन शक्ति की नहीं, कमजोरी की निशानी है। हो सकता है लोग अस्थायी रूप से आपके भावावेश से सहम जाएं, लेकिन उनके मन में आपके प्रति सम्मान नहीं रहेगा। वे यह भी समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति में इतना कम आत्मनियंत्रण है उसे वे आसानी से नष्ट कर सकते हैं। बहरहाल, इसका समाधान यह नहीं है कि हम अपने गुस्से या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का दमन कर दें। दमन हमारी ऊर्जा का निचोड़ लेता है और हमारे व्यवहार को अजीब बना देता है। इसके बजाय हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हमें यह एहसास होना चाहिए कि सामाजिक क्षेत्र और शक्ति के खेल में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। हर व्यक्ति घटनाओं की ऐसी श्रृंखला में उलझा हुआ है जो बहुत पहले शुरू हुई थी। हमारा गुस्सा अक्सर हमारे बचपन की समस्याओं से उत्पन्न होता है। हमारे माता पिता का गुस्सा उनके बचपन की समस्याओं से उत्पन्न होता है और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। हमारे गुस्से की जड़ें दूसरों द्वारा अब तक हमारे साथ किए गए व्यवहार में होती है। हमारे गुस्से की जड़ें उन सफलताओं तथा दुखों में होती है जिन्हें हमने जिंदगी में झेला है। अब कोई व्यक्ति अक्सर हमें गुस्सा दिलाता है तो बात इतनी सी नहीं होती, यह इससे जटिल मामला है। ये उस व्यक्ति ने हमारे साथ क्या किया, बात इससे बहुत आगे तक जाती है। अगर कोई व्यक्ति आप पर आग बबूला हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती की तुलना में उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो आपको खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि उसका पूरा गुस्सा शायद आप पर केंद्रित नहीं है। यह मुगालता ना पाले। उस गुस्से का कारण इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और पुराना है। इसमें उसकी ज़िंदगी के दर्जनों पुराने घाव शामिल है और यह इतना मूल्यवान नहीं है कि इसे समझने की झंझट मोल ली जाए। किसी के गुस्से या भावनात्मक आवेश को व्यक्तिगत वैमनस्य के रूप में ना देखें। इस रूप में देखें कि सामने वाला आप पर शक्ति पाने के लिए यह चाल चल रहा है। वह आहत भावनाओं और गुस्से के पीछे छिपकर आपको नियंत्रित करने या सजा देने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपना नजरिया बदल लेंगे तो आप ज़्यादा स्पष्टता और ऊर्जा के साथ शक्ति का यह खेल खेल सकेंगे। जब आप अति प्रतिक्रिया करने और लोगों की भावनाओं में उलझने के बजाय उनके गुस्से से लाभ उठा पाएंगे। तीसरी सदी में थ्री किंगडम्स नाम का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। इसमें साओ नाम के सेनापति के सलाहकारों के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लग गए जिनसे यह पता चल गया कि उनके कुछ जनरलों ने दुश्मन के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। उन्होंने सेनापति को सलाह दी कि
वह उन जनरलों को गिरफ्तार करके सजा दे, लेकिन जनरल ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने दस्तावेजों को जलाने और मामले को भूल जाने का आदेश दिया। यह युद्ध का निर्णायक पल था और उस समय विचलित होने या न्यायपूर्ण काम करने से जीतना मुश्किल हो जाता। उसके गुस्से भरे काम से लोगों का ध्यान जनरलों की गद्दारी की तरफ जाता, जिससे सैनिकों का मनोबल कम हो जाता। न्याय तो बाद में भी हो सकता था। गद्दार जनरलों को सजा तो बाद में भी दी जा सकती थी। साव साव ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही निर्णय लिया। गुस्सा सिर्फ आपके विकल्पों को कम करता है और शक्तिशाली व्यक्ति विकल्पों के बिना फल फूल नहीं सकता। जब आप यह सीख जाते हैं कि मामलों को व्यक्तिगत नहीं मानना है और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर काबू रखना है, तो आप में जबरदस्त शक्ति आ जाती है। अब आप दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से खेल सकते हैं। असुरक्षित लोगों को काम करने के लिए उकसाने का तरीका यह है कि आप उनकी मर्दानगी पर संदेह प्रकट करें और उन्हें आसान विजय की संभावना दिखाएं। गर्म मिजाज दुश्मन के सामने सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यही है कि कोई प्रतिक्रिया ही न की जाए। जब बाकी सबका दिमाग गर्म हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग वाले व्यक्ति से ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली और कोई चीज़ नहीं है। अगर लोगों को विचलित करने से आपको लाभ होता है, तो सामंतों की तरह बोरियत भरी इस मुद्रा का नाटक करें। यह मुद्रा मखौल उड़ाने वाली या विजय नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ उदासीन होना चाहिए। इससे उनका फ्यूज उड़ जाएगा। जब वे गुस्से की बौखलाहट से खुद को लज्जित करेंगे, तो आप कई जीतें हासिल करेंगे। इनमें से एक जीत यह है कि उनके बचपने के बावजूद आपने अपनी गरिमा और शांति कायम रखी है। इसेज एन आइडलनेस केंगो द्वारा जापान 14वीं सदी में। द्वितीय श्रेणी के एक अफसर किन्यो का एक भाई था, जिसे पुरोहित योगाकू कहा जाता था। वह बहुत बुरे स्वभाव का था। उसके मठ के आसपास बिच्छू बूटी का एक बड़ा पेड़ था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बिच्छू बूटी पुरोहित रख दिया। पुरोहित ने कहा, यह कितना घटिया नाम है। उसने पेड़ कटवा दिया, लेकिन उसका ठूंठ फिर भी बचा रहा। लोग अब उसे ठूंठ पुरोहित कहने लगे। पहले से भी ज्यादा गुस्सा होकर पुरोहित ने उस ठूंठ को भी उखड़वा कर फिकवा दिया, लेकिन इससे वहां पर गड्ढा हो गया। अब लोग उसे गड्ढा पुरोहित कहने लगे। तस्वीर: मछलियों से भरा तालाब। पानी स्वच्छ व शांत है और मछलियां सतह के काफी नीचे हैं। पानी को हिलाएं तो वे ऊपर आ जाएंगी। मछली पानी को कुछ और ज़्यादा हिलाएं तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और वे सतह पर आकर सबसे पास वाली बीज को काटने लगेंगी, जिसमें ताज़ा दाना लगा हुक भी शामिल होगा। विशेषज्ञों की राय: अगर आपका विरोधी गुस्सैल है तो उसे चिढ़ाने की कोशिश करें। अगर वह दंभी है तो उसके गर्व को हवा देने की कोशिश करें। जो व्यक्ति अपने शत्रु से कदम बढ़वाने में कुशल होता है, वह इस तरह अपनी मनचाही स्थिति पैदा कर लेता है और शत्रु से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाता है। वह शत्रु को ऐसा प्रलोभन देता है जिस पर वह निश्चित प्रतिक्रिया करता है। वह उस दाने या प्रलोभन को दिखाकर शत्रु से कदम बढ़वाता है और फिर अपने चुने हुए सैनिकों के साथ उस पर हमला कर देता है। नियम 40: मुफ्त लंच का तिरस्कार करें। विचार: मुफ्त में मिली चीज खतरनाक होती है। आमतौर पर इसमें कोई चाल या एहसान छिपा होता है। जिस वस्तु का कोई मूल्य होता है, वह कीमत चुकाने लायक होती है। जब आप कीमत चुकाते हैं तो आप कृतज्ञता, अपराध बोध और धोखे से बचे रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में ही समझदारी होती है। उत्कृष्टता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। अपने धन को उदारता से खर्च करें और इसे प्रवाहित होने दें। उदारता शक्ति की निशानी है और इसे खींचने वाला चुंबक भी है। एक कंजूस ने अपने सारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ बेच दिया और सोने का एक बड़ा ठेला ले लिया, जिसे उसने जमीन में एक गड्ढे में छिपा दिया। इसके बाद वह हर दिन उसे देखने जाता था। इससे उसके एक नौकर की उत्सुकता जाग गई। उसे शक हो गया कि मालिक ने कहीं पर खजाना छिपाकर रखा होगा। जब मालिक वहां से चला गया तो वह उस जगह पर गया और उसने सोने का ठेला चुरा लिया।
जब कंजूस अगले दिन अपना खजाना देखने गया और उसे जगह खाली मिली तो वह रोने लगा और अपने बाल नोचने लगा। एक पड़ोसी ने जब उसे इतना दुखी देखा तो उसे कारण पता चला तो वह बोला, चिंता मत करो, एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसी जगह पर रख दो और उसे भी अपना सोने का ढेला मान लो। चूंकि तुम उसका इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए पत्थर और सोने के ढेर में कोई फर्क नहीं है। धन का मूल्य उसको स्वामी बनने में नहीं बल्कि उसका उपभोग करने में है। धन एवं शक्ति। शक्ति के क्षेत्र में हर चीज का मूल्यांकन उसकी कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त या बहुत सस्ते में जो दिया जाता है उसकी अक्सर एक मनोवैज्ञानिक कीमत होती है। एहसान की जटिल भावना, गुणवत्ता के साथ समझौते के कारण उत्पन्न असुरक्षा आदि। शक्तिशाली व्यक्ति जल्दी ही अपने सबसे बहुमूल्य संसाधनों यानी अपनी स्वतंत्रता और चाल चलने की जगह को सुरक्षित रखना सीख लेते हैं। पूरी कीमत चुकाकर वे खतरनाक बंधनों और चिंताओं से मुक्त रहते हैं। धन के मामले में उदार और लचीला बनना रणनीतिक उदारता के मूल्य भी सिखाता है, जो इस पुरानी चाल का ही दूसरा रूप है। लेने से पहले दें। उचित उपहार देकर आप अपने वाले पर एहसान लाद देते हैं। उदारता से लोग अक्सर नर्म पड़ जाते हैं, फिर उन्हें धोखा दिया जा सकता है। उदारता की छवि के कारण लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपकी चालों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। अगर एक व्यक्ति धन के साथ खेलता है तो हजारों लोग धन का रचनात्मक और रणनीतिक प्रयोग करने से कतराते हैं और इस तरह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस तरह के लोग अक्सर शक्तिशाली लोगों के विपरीत ध्रुव पर रहते हैं और आपको उन्हें पहचानना सीख लेना चाहिए ताकि आप उनके जहरीले स्वभाव से बच सकें या उनकी कठोरता से लाभ उठा सकें। लोभी मछली। लोभी मछली धन को ही देखती है, मानवीय पहलू को नहीं देखती। ये लोग भावहीन और बेरहम होते हैं। वे सिर्फ बेजान बैलेंस शीट को ही देखते हैं। दौलत का पीछा करते समय ये लोग दूसरों को या तो प्यादा समझते हैं, फिर बाधा। वे दूसरों की भावनाओं को कुचलते हैं और मूल्यवान सहयोगियों को खुद से दूर कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति लोभी मछली जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता और बरसों बाद वे अंत में अकेले रह जाते हैं, जिससे अक्सर वे बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें धोखा देना आसान है, सिर्फ आसान धन का दाना डालकर उन्हें ललचाए। वे न सिर्फ दाना बल्कि धागा, कांटा, लाइन, डंडा सब कुछ निगल जाएंगे। वे आपका शोषण करें, इससे पहले या तो उनसे बचकर निकल जाएं या फिर उनके लोभ से लाभ उठाएं। भाव ताव का राक्षस। शक्तिशाली लोग हर चीज का मूल्यांकन इस बात से करते हैं कि इसकी लागत क्या है, सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि समय, गरिमा और मानसिक शांति की भी। और यही भाव ताव करने वाले लोग नहीं कर सकते। भाव ताव करते समय वे अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। वे हमेशा यही चिंता करते रहते हैं कि उन्हें कोई चीज़ थोड़े कम दाम पर ही कहाँ मिल सकती है। इसके अलावा भाव-ताव करने के बाद वे सामान खरीदते हैं, वह अक्सर घटिया होता है। शायद उनमें महंगी मरम्मत की ज़रूरत होती है या फिर उसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ से ज़्यादा जल्दी बदलना पड़ता है। इस तरह के लोग सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनका नज़रिया संक्रामक होता है। परपीड़क। आर्थिक रूप से परपीड़क शक्ति के बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं और अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए वे धन देने से पहले आपको इंतज़ार करवाते हैं और आपसे यह वादा करते हैं कि उन्होंने चेक डाक से भिजवा दिया है। परपीड़क यह सोचते हैं कि अगर वे किसी को धन दे रहे हैं तो उन्हें बदले में उस व्यक्ति को परेशान करने का अधिकार मिल गया है। उन्हें धन के मामले में दरबारी गुणों का कोई एहसास ही नहीं होता। अगर आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधित हो चुके हैं तो उसके इन खतरनाक खेलों में उलझने के बजाय आर्थिक नुकसान उठाना ही लंबे समय में बेहतर होता है। बेहद उदारता। उदारता शक्ति के क्षेत्र में एक निश्चित भूमिका निभाती है। यह लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें नर्म बनाती है, उन्हें सहयोगी बनाती है। लेकिन इसका प्रयोग रणनीतिक रूप से किया जाना चाहिए और आपके मस्तिष्क में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए।
दूसरी तरफ बेहद उदार लोग सिर्फ इसलिए उदार होते हैं क्योंकि वे सबका प्रेम और प्रशंसा चाहते हैं। चूंकि उदारता दिखाते समय वे पात्र और कुपात्र पर विचार नहीं करते, इसलिए हो सकता है उनकी उदारता का मनचाहा असर ही न हो। अगर वे सबको देते हैं तो पाने वाला खुद को खास क्यों समझेगा। हालांकि बेहद उदार लोगों को अपना निशाना बनाना आकर्षक लग सकता है, लेकिन इस तरह के लोगों के साथ किसी भी संबंध में आप अक्सर उनकी भावनात्मक जरूरतों का बोझ महसूस करेंगे। जापान में एक कहावत लोकप्रिय है, मुफ्त की चीज से ज्यादा महंगा कुछ नहीं होता। तस्वीर नदी। खुद को रक्षा करने या अपने संसाधनों को बचाने के लिए आप इस पर बांध बना देते हैं। बहरहाल जल्दी ही पानी ठहर जाता है और संक्रमित हो जाता है। इस ठहरे पानी में बहुत घटिया प्राणी भी जिंदा रह सकते हैं। कोई भी वहां यात्रा नहीं करता है और सारा व्यवसाय ठप हो जाता है। बांध को गिरा दे। बहते पानी से हमेशा प्रचुरता, दौलत और शक्ति पैदा होती है। नदी में समय समय पर बाढ़ आनी ही चाहिए ताकि अच्छी चीजें समृद्ध हो सके। विशेषज्ञों की राय। जो बड़ा आदमी कंजूस होता है वह महामूर्ख होता है। उच्च पदों पर बैठे आदमी के लिए कंजूसी से ज्यादा हानिकारक कोई अवगुण नहीं होता है। कंजूस व्यक्ति ना तो देशों को जीत सकता है, ना ही वह लॉर्ड की पदवी पा सकता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मित्र नहीं होते हैं जिनके द्वारा वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। जो भी मित्र बनाना चाहता है उसे अपनी वस्तुओं से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित तोहफे देकर मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह सोना चांदी के तोहफे लोगों के दिल को आकर्षित करते हैं।